मालिक उसकी टिप्पणी से बेहद परेशान थे। उन्होंने एक शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, आपको लगता है कि मैं एक महिला की तरह दिखता हूँ? शिरीन को एहसास था कि उसने क्या कह दिया है। उसने उनकी ओर देखा और आखिरकार उसने महसूस किया कि उसने जो कहा है वो गलत है और उसे अपनी बात बदलनी होगी। नहीं, आप महिला की तरह कैसे दिख सकते हैं? महल मालिक ने थोड़ा बेहतर महसूस किया और फिर से पूछा, फिर मुझे बताइए कि महिलाओं और मेरे बीच में क्या अंतर है? शिरीन ने सीधे जवाब दिया, महिलाएं आपके जैसी पागल नहीं होती। महल मालिक फिर से अवाक रह गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसकी ठोड़ी के नीचे लगा दिया। जाने मन, तुम जानती हो मुझे अब तुम्हें मारने का कितना ज्यादा मन कर रहा है। उन्होंने उसे करीब से पकड़ लिया और कहा, मुझे बताओ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम कहती रहती हो कि वो इतना महान है। शिरीन अपने शब्दों के साथ संघर्ष कर रही थी, लेकिन वो हैरान थी। मैंने जो भी कहा वो सत्य है। महल मालिक ने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर कस दी और कहा, मुझे तो अब आपकी जान लेने का मन कर रहा है। क्या तुम उसे पसंद करती हो? शिरीन ने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं, वो बहुत बूढ़ा हो गया है। वो मेरी माँ की तरह बूढ़ा है। मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे कोई भी बूढ़ा व्यक्ति पसंद नहीं है। मैं उसे चाचा कहकर भी संबोधित कर सकती हूँ। वो लगभग 60 साल का है। अजीब तरह से बूढ़ा और पुराना होने के बावजूद वो एक जवान लड़का कहलाना पसंद करता है। महल मालिक के मुंह से शब्द दूर भाग रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि ये एक अनुचित आरोप था। उन्होंने पूछा, आप कितने साल की हैं? शिरीन ने अपनी आंखें झपकाई और बुरी तरह से जवाब दिया, मुझे लगता है मैं इस समय 13 साल की होनी चाहिए या तो 12 की। अरे, मैं आपसे इस जीवन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा था कि आप अपने पिछले जीवन काल में कितने साल की थी। महल मालिक ने उसे धोखा देने की कोशिश की। क्या तुम्हें याद नहीं है? मैं शायद। शिरीन अपने होठ काटने लगी और उसने विचार किया, लेकिन उसका दिमाग खो गया था। उसने अचानक कहा, मुझे उससे प्यार नहीं था। मैं उसके लिए बहुत बदल गई थी, लेकिन वो झूठा था। ये सब झूठ था। हाथ में चाकू पकड़ते समय वो फिसल गई और वो अपनी आंखें खोलकर बैठ गई और बोली, वास्तव में ये सिर्फ झूठ है। महल मालिक ने जल्दी से चाकू पकड़ा और उसकी तरफ देखा। उन्होंने सोचा कि वो रोएगी, लेकिन उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। उसकी आंखें काली थी। महल मालिक को दुख हुआ। वो आह भर रहे थे और कुछ कहने वाले थे। अचानक शिरीन कूद गई और उनके शरीर को हिलाकर रख दिया। ये इतना अस्थिर क्यों है? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। वो गिर गई। महल मालिक चौंक गए। उसे बचाने के लिए एक सफेद किरण को उसका पीछा करते हुए देखा जा सकता था। क्या आप खुद को मारने की कोशिश कर रही हैं? महल मालिक ने उसे झटके से नीचे दबा दिया। शिरीन बहुत पीली लग रही थी और महल मालिक को पता नहीं था कि वो भयभीत थी या बस उदास थी। आप उदास हैं या डर गई हैं? महल मालिक ने उसके दुर्भाग्य का मजाक उड़ाया था। फिर उसने उनके सर को थपथपाया। क्या आप जानती हैं कि आप जमीन से कितनी दूर हैं? यदि आप गिर जाती हैं तो आप एक मरे हुए मीट का टुकड़ा बन जाएंगी। शिरीन ने उसी वक्त उल्टियां कर दी। महल मालिक लगभग उस उल्टी का शिकार बन गए, क्योंकि वो उसके बहुत करीब थे। सौभाग्य से वो बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी आस्तीन को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अब ये बदबूदार हो चुकी थी। महल मालिक गुस्से से पागल हो गए। ये उनके लिए असहनीय था, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने स्वच्छता को कितनी प्राथमिकता दी थी। उन्होंने जल्दी से आस्तीन को साफ करने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल किया और उन्होंने देखा कि उनका गेंडा कांप रहा था। उन्होंने उस पर नजर डाली और उन्होंने जो कुछ देखा उससे वो चौंक गए। वो गेंडे पर भी उल्टी कर चुकी थी। गेंडे की बर्फीली सफेद चमड़ी प्रदूषित हो गई थी और वो जीव उसके स्वामी एक जैसे थे। उन्होंने स्वच्छता को हमेशा प्राथमिकता दी थी। वो अपने शरीर को हिला रहा था और खुद को साफ करने के लिए प्रकाश की कुछ तरंगों का उत्पादन कर रहा था। हालांकि सफाई की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं थी जितनी उसकी उल्टी करने की आवृत्ति थी। वो अब और नहीं रुक सकती थी और उसने झूलना शुरू कर दिया। उस गेंडे ने अपने पंख फैलाए और नीचे की ओर दौड़ा। वो एक मिसाइल के समान नीचे की ओर लंबवत यात्रा कर रहा था। वो कैसे शिरीन की उस उल्टी की गति का विरोध कर सकता था? शिरीन फिर से नीचे गिर गई। उल्टी करने के बाद शिरीन अपनी नशे वाली हालत से उबर गई थी। उसने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी कलाई को फड़फड़ाता हुआ देखती है और समझ जाती है कि वो नीचे गिरने वाली है। वो तुरंत अपनी आस्तीन से एक लंबी रस्सी निकालती है जो गेंडे के सींग पर अटक जाती है। महल मालिक
अपनी सफेद किरण से उसे बचाने के लिए तैयार थे। हालांकि जब उन्होंने उसे खुद को बचाते देखा तो वो दंग रह गए। ये छोटी लड़की बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं लगती है। अभी जब वो पूरी तरह से होश में नहीं थी तब भी वो खुद को बचा सकती थी। महल मालिक ने गेंडे के शरीर को थपथपाया और कहा, ठीक से उड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा सींग काट दूंगा। ये सुनकर गेंडा कांपने लगा और धीमे धीमे उड़ने लगा। हालांकि वो अब असहज महसूस कर रहा था क्योंकि एक व्यक्ति उसके सींग पर लटका हुआ था। उसने हताशा में अपना सर हिला दिया। जैसे ही उसने अपना सर हिलाया, शिरीन ने हवा में एक बड़ा गोल चक्कर बनाते हुए लहराना शुरू कर दिया क्योंकि वो अपने पिछले जीवन में एक हत्यारी थी। उसने अपने जीवित रहने के कौशल को अच्छी तरह से तैयार कर रखा हुआ था। जब वो बेहोश थी तब भी उसे जीवित रहने का रास्ता मिल ही जाता था। हवा में झूलते हुए उसने अपने अंगों का इस्तेमाल खुद को गेंडे की तरफ खींचने के लिए किया था। हालांकि वो अभी भी थोड़े नशे में थी और सही तकनीक के साथ वो जानती थी कि वो खुद को गेंडे के ऊपर खींच सकती है। शुरू में वो प्राणी की पीठ पर उतरने का सोच रही थी, हालांकि हुआ कुछ और। वो महल मालिक की बाहों में जा गिरी, वो भी तब जब वो अपनी आस्तीन को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। दुर्घटना हो गई। वो लगभग एक तरफा गिरने वाले थे। हालांकि उस गेंडे की पीठ काफी चौड़ी थी, लेकिन उनके लिए ये इतनी भी व्यापक नहीं थी कि दोनों वहां उछल कूद कर सके। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और खुद को वापस गेंडे पर रखने के लिए शिरीन और महल मालिक को खुद को संतुलित करने की आवश्यकता थी। जब दोनों टक्कर से उभरे ही थे तो शिरीन का मुंह उनके सर से जा टकराया। यहाँ तक कि महल मालिक भी हैरान थे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी के साथ ऐसा अंतरंग क्षण साझा किया था। आउच! शिरीन दर्द से चिल्लाई। भले ही वो वही थी जो खुद अपने माथे पर अपने दांत गड़ा बैठी थी और उसे दर्द महसूस हो रहा था, और महल मालिक को भी उसके दांतों के कारण काफी गंभीर दर्द महसूस होना चाहिए था। महल मालिक को संदेह था कि उनके माथे पर चोट का निशान बन गया होगा। वो आपके माथे पर क्या है? शिरीन के मुंह में एक रत्न के अंश आ गए थे। तभी वो महल मालिक से स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश कर रही थी। उसने गलती से पत्थर को निगल लिया था। महल मालिक अचानक कांप उठे और उसके हाथों को मणि से दूर धकेलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शिरीन गेंडे पर फिर से लुढ़क गई, लेकिन सौभाग्य से वो एक नदी के ऊपर उड़ रहा था। छाप छाप, शिरीन पानी में गिर गई। उस गेंडे ने नदी में तैरने का आनंद लिया और अपनी पीठ पर लगी गंदगी को धोने की कोशिश की। महल मालिक ने खुद को साफ करने के लिए खुद को नदी में भिगो दिया। हालांकि इस बार उन्होंने शिरीन को साफ नहीं किया। पहले वो उसे धोने के लिए कुछ जादू का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा था। वो शायद परेशान थे क्योंकि उन्हें सफाई करते समय कोई धैर्य नहीं रहता था। शिरीन अपने आलिंगन में संघर्ष कर रही थी। मुझे क्या चीज काट रही है? उर्ग, हिलना बंद करो। महल मालिक ने उसके शक्ति बिंदु को बंद करने का फैसला किया। इस प्रकार वो अच्छी तरह से व्यवहार किया करेंगे। उसके कपड़े और शरीर पर गंदगी, खासतौर से उसके कंधे के ऊपर वाले हिस्से पर और पीठ के ऊपर वाले हिस्सों पर दाग थे। अगर वो उसे अच्छी तरह से साफ करना चाहते हैं तो महल मालिक को उसके बागे को हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि शिरीन बेहोश होती तो यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती। महल मालिक ने स्वच्छता को प्राथमिकता दी और वो गंदगी के एक छोटे से स्थान पर भी खड़े नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे साफ करने के लिए उसका ऊपरी बागा निकाल दिया। उस पूरे समय वो सोच रहे थे कि एक इतनी समझदार छोटी लड़की उनके हाथों को गले लगा रही थी। उन्होंने पहले उसे शराब देने के अपने निर्णय पर दुख जताया और खेद भी व्यक्त किया। जब वो जीवित थी तब असली शिरीन को कभी अच्छी जिंदगी नहीं मिली थी। वो बहुत पतली हुआ करती थी। हालांकि जब से कोई और उसके शरीर पर कब्जा करके बैठा हुआ था तो वो अधिक पौष्टिक भोजन का सेवन कर रही थी और स्वस्थ दिखने लग गई थी। वो अभी भी युवा थी और ऐसा लगता था कि उसकी युवावस्था आने में देर हो चुकी थी। उसके कंधे काफी सपाट थे। वो एक खेती के मैदान के समान जितने सपाट थे। ईमानदारी से कहें तो ये लगभग किसी भी औरत के कंधों के मुकाबले में काफी सपाट थे। महल मालिक ने उसके कंधों को नहीं देखा, भले ही उन्होंने उसके ऊपरी बागे को निकाल दिया था। वो सोच रहे थे कि उन्हें एक महल मालिक होने के बावजूद उस लड़की के शरीर पर जो गंदगी थी उसे साफ करने की कोशिश करनी पड़ रही है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी टकटकी को उसके कंधे पर वापस ले गए और फिर अपना सर हिला दिया। वो फुसफुसाए, जाने मन, ये आपके लिए कितने सम्मान की बात है कि मैं आपके शरीर को साफ करने में आपकी मदद कर रहा हूँ। हालांकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर आपको तन की शक्ति में भी काफी ज्ञान होगा, लेकिन आपके शरीर की बनावट भयानक है। शिरीन साफ होने के दौरान आधी जाग रही थी।
उसकी आत्मा केवल 20 साल की थी, इसीलिए वो अपने कंधों को लेकर काफी संवेदनशील महसूस करती थी। महल मालिक द्वारा उसके शीर्ष बागी को हटाए जाने के तुरंत बाद उसने अपनी आंखें खोली और उन पर चिल्लाई, मूर्ख, आप मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? मैं आपको मारने वाली हूँ, जान से मार दूंगी आपको। हालांकि उसके शक्ति बिंदु को बंद कर दिया गया था। महल मालिक ने केवल उसके आंतरिक बल को बंद कर दिया था। वो अब भी सामान्य लोगों की तरह आगे बढ़ सकती थी। वो गुस्से में थी और उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रही थी। महल मालिक ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो बहुत तेज थी। उसके बाएं हाथ ने उन्हें फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश की। भले ही उन्होंने उसका दाहिना हाथ अपनी हथेली में फंसा लिया था और बेशक महल मालिक उसे खुद को छूने भी नहीं देंगे, और उन्होंने जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। उन्होंने उसे पीठ की तरफ घुमाया और उन्होंने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से बंद कर दिया था। शिरीन गुस्से में बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी और अचानक उसने उन्हें लात मारी। महल मालिक ने अपने पैरों को उसके पैरों के बीच में बंद कर दिया और अंत में उसे नियंत्रित कर लिया। अब शिरीन बिल्कुल भी नहीं हिल सकती थी। उसका चेहरा तमतमा गया और वो संघर्ष करने के बाद रो पड़ी। पागल, आप गधे हो। महल मालिक अवाक थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी वर्तमान स्थिति काफी अजीब थी। वो हैरान थे और उसके आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए शिरीन की शक्ति बिंदुओं को पूरी तरह से वो बंद कर चुके थे। फिर उन्होंने उसे जाने दिया और कहा, मैं तुम्हें साफ करने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि उन्होंने अभी भी उसे गुस्से में घूरते हुए देखा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आपका लाभ उठाने के लिए मेरे पास क्या ही है? मेरे कंधे भी आपके कंधों से काफी बड़े हैं। शिरीन गुस्से से पागल हो चुकी थी। हालांकि शिरीन अपने पिछले जीवन में 1000 ग्लास पेय भी पी सकती थी, लेकिन एक हत्यारे के रूप में उसे काफी अनुशासित रहना पड़ता था और खुद को नशे में नहीं जाने देना होता था। इसीलिए वो युवा होने के बाद से शायद ही नशे में थी। नमित गुप्ता के सामने एक बार वो नशे में आई थी। तब से नमित गुप्ता ने उसे कभी भी पीने की अनुमति नहीं दी। शराब पीने पर वो बहुत सख्ती से पेश आता था। नमित गुप्ता ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो जानता था कि शिरीन नशे में होने के बाद भयानक रूप धारण कर लेती थी और हर कोई उसको नशेड़ी हालत में नहीं संभाल सकता था। वास्तव में वो ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि वो नशे में होने के बाद क्या क्या करती है। उसने नमित गुप्ता से कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने हमेशा उसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। कुछ प्रयासों के बाद शिरीन ने खुद भी उससे सवाल पूछना बंद कर दिया। इसीलिए शिरीन को आज तक नहीं पता चल पाया कि वो हर बार नशे में होने पर क्या क्या करती है। शिरीन ने इस बार इतना ज्यादा इसीलिए पी ली थी क्योंकि वो अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रही थी। तो इस बार उसने महल मालिक से बचकर भागने का फैसला भी टाल दिया। वो जानती थी कि महल मालिक उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे, जबकि वो उसे परीक्षण के बाद पूरे दिलो जहान से काले जंगल में फेंकना चाहते हैं। इसीलिए उसने बड़े संत जी के जंगल से बाहर निकलकर पीने का फैसला किया। वो नशे में धुत होने की योजना बना रही थी। अपने पिछले जीवन में वो आधा लीटर शराब को आराम से पी सकती थी और उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था, लेकिन उसका वर्तमान शरीर काफी अलग था। नशीली दुनिया मदिरा बाकी अधिकांश अन्य मदिरा के मुकाबले ज्यादा गाढ़ी बिल्कुल भी नहीं थी। ये बांस की पंक्तियों की खुशबू वाली एक बहुत ही हल्की मदिरा थी। मदिरा के कम प्रतिशत के साथ मादक पेय पीना नमित गुप्ता को बहुत पसंद था। जब शिरीन पहली बार उसे चखने वाली थी तो शिरीन को एहसास हुआ कि ये मदिरा इतनी भी मजबूत नहीं है। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो 1 लीटर भी पीती है तो वो ठीक ही रहेगी। वास्तव में वो थोड़ा और पीना चाहती थी। उसे ऐसे अपने नशे में आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब उसकी सोच से बाहर था और ये सब काफी डरावना था। शिरीन को उसके पूरे जीवन में इतना नशा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने उल्टी की, गेंडे के सर के नीचे भी गिर गई और कई बार वापस ऊपर भी लौट आई। इसीलिए वो जानती थी कि उसके चक्कर आने का कारण सिर्फ वो मदिरा थी। वो जागती रहना चाहती थी, लेकिन वो अपनी आंखों को खोली रखने के प्रयासों के बावजूद भी उन्हें खुला नहीं रख पा रही थी। इसके अलावा उसकी शक्ति बिंदु को भी महल मालिक द्वारा बंद कर दिया गया था और उसका रक्त परिसंचरण भी काफी भयानक था। उसने किसी को विलाप करते हुए सुना, आप इतने नशे में कैसे आ गई हैं? मैं आपके शक्ति बिंदु को बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन ये आपके रक्त परिसंचरण के लिए बुरा है। ठीक उसके बाद महल मालिक ने उसके शक्ति बिंदु को खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। हालांकि वो अब बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रही थी। वो समझ सकती थी कि कोई उसे क्षैतिज रूप से अपने कंधों पर ले जा रहा है।
नदी का किनारा काफी ज्यादा उबाऊ और ठंडा था, इसीलिए उसके गीले शरीर के साथ वो युग्मित हो गया। उसने कांपते हुए कहा, काफी ठंड है यहाँ। महल मालिक ने उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगाया और किनारे पर ले गए। उन्होंने उसे नीचे रखा और एक खास मसालेदार पेय उसके मुंह में डाला। वो स्वाद से नफरत करती थी और उल्टी करने जैसा महसूस कर रही थी, लेकिन महल मालिक ने उसके मुंह को ढक दिया और उसे अनिच्छा से उस घोल को निगलना पड़ा। उसके पेट में मरोड़ और कड़वाहट फैल गई। वो गुस्से में पागल हो चुकी थी और वो उन्हें शापित किए जा रही थी। ये कौन है और क्या है? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? उसने उस व्यक्ति को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे रोक दिया। शिरीन ने अपने कान के पास किसी को फुसफुसाते हुए सुना, तुम बहुत कमीनी हो। ये मेरे लिए तुम्हें मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे तो यहाँ तक कि तुम्हें जहर देने की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम पर शराब के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक अच्छी लड़की बनो और इसे पी लो। आप बेहतर महसूस करेंगी इसे पीने के बाद। उन्होंने उस पेय का एक और कटोरा उसके गले में डाल दिया था। शरद ऋतु में स्थित हवा के साथ चंद्रमा आकाश के ऊपर लटक रहा था। आसपास कई झाड़ियां थी, जिनमें से कई ऊंचे पेड़ बादलों को भेदते हुए दिख रहे थे। उनके आसपास के खरपतवार सूखे और पीले रंग के थे और इस चीज ने उन दोनों को लगभग ढक दिया था। कुछ डरावने जानवर जंगल में घूमते हुए और रोते हुए सुनाई दे रहे थे। जब वो जाग रही थी तो शिरीन ने महसूस किया कि कोई उसके सामने चट्टान पर बैठा है। वहां एक छोटी सी अग्नि भी ज्वलित थी, जो उससे दूर थी, जिसने उसके शरीर को गर्म रखा हुआ था। शिरीन ने अपने सर के ऊपर चंद्रमा देखा और फिर आसपास ज्वलित अग्नि को देखा। उसने फिर उस गेंडे को देखा जो नदी में मस्ती कर रहा था और उसके पुराने मालिक जो ध्यान लगा रहे थे। वो दंग रह गई। ये हम कहाँ हैं? महल मालिक ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा और कहा, ओह, तुम जाग गई। शिरीन ने विचार किया और खुद को बहुत ज्यादा पीते हुए याद किया। उसे चक्कर आना याद था और फिर उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। गहन विचार करने पर उसे याद आया कि वो गेंडे से गिरकर लगभग नदी में डूब ही गई थी। अच्छा, तो ऐसा हुआ था, उसने मन में सोचा। उसे ये भी याद आया कि महल मालिक ने उसका ऊपरी बागा निकाल दिया था। इस संस्मरण के साथ शिरीन के चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने जल्दी से खुद की जांच करनी शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि वो अभी भी वही बागा पहने हुए थी और वो अभी भी गीला था। हालांकि उसे ठंड लग रही थी, लेकिन वो खुश थी कि कम से कम उसके बागे को अच्छी तरह से दबाया गया था और वो उतरा नहीं था। उसने फिर से महल मालिक को देखा, जो एक नए बागे में आ चुके थे। उन्होंने पहले जो बैंगनी बागा पहन रखा था वो चांदनी सफेद बागे में बदल गया था और वो उसके साथ काफी खूबसूरत दिख रहे थे। जब वो ध्यान लगाकर बैठे थे तो शिरीन हैरान रह गई, क्योंकि वो ध्यान लगाते वक्त बिल्कुल उस लकड़ी की मूर्ति की तरह लग रहे थे। हालांकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो दोबारा अपने बुरे पक्ष की ओर लौट आए और उन्होंने उसे अवचेतन रूप से तंग करना शुरू कर दिया। शिरीन ने फिर उनकी तरफ देखा और फिर खुद पर कटाक्ष करते हुए उनसे सवाल किया, क्यों? मेरे कपड़े गीले क्यों हैं? ये काफी अच्छा प्रश्न है। महल मालिक मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थी। आपको कुछ भी याद नहीं है? शिरीन ने अपने सूजे हुए माथे को थोड़ा सा सहलाना शुरू कर दिया और सर को सहलाने के बाद उसने दोबारा से सवाल किया, मुझे गेंडे की पीठ से गिरना तो याद है। अजीब बात यह है कि आप वहां थे, लेकिन मैं फिर भी उसकी पीठ से नीचे क्यों गिरूंगी? शिरीन महल मालिक पर हल्का हल्का भरोसा करने लगी थी। महल मालिक असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उसी समय उन्होंने इसे मजाकिया सा पाया। उन्होंने उसे एक पल के लिए घूर कर देखा और समझाया, तुमने बहुत पी ली थी और फिर तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान तुमने गेंडे पर झपट्टा मारा और वो नाराज हो गया, इसीलिए उसने तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तुम्हें नीचे गिरा दिया। शिरीन चुप रही। वो भी नहीं जानती थी कि वो पीने के बाद इतना बवाल कर सकती थी। उसने अपनी पलकों की फिर से मालिश की और कहा, लेकिन मुझे याद है आपने मुझे एक सफेद किरण से बचाने की कोशिश की थी। आप सही कह रही हैं, क्योंकि मुझे चिंता थी कि आप नीचे गिरकर ज्यादा कुछ नहीं, बस एक मर्द मीट का टुकड़ा बन जाएंगी, इसीलिए मैंने आपको बचाने का फैसला किया। महल मालिक ने उसे जवाब दिया। लेकिन फिर मैं गिर कैसे गई? शिरीन को याद नहीं आया कि हुआ क्या था। आप खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। महल मालिक ने अपनी आंखों को झपकाए बिना ये बात उसके सामने रखी। हम नदी के काफी निकट थे, इसीलिए मैंने आपको खींचने की कोशिश नहीं की। शिरीन चुप रही।
बस एक और सवाल वो पूछना चाहती थी, लेकिन उसने जाने देने का फैसला किया। मुझे याद है, आपने मेरा ऊपरी बागा खोला था। शीरीन दंग रह गई जब उसे ये सब याद आया। ओ क्या? महल मालिक ने हैरान होकर कहा। आपने मुझसे छेड़छाड़ की। शीरीन की याददाश्त काफी अच्छी थी। मैंने? महल मालिक ने ऐसा कहा। महल मालिक ने कहा, आप बहुत ज्यादा सोचती हैं छोटी लड़की। यहाँ तक कि मेरे बाल भी आपसे ज्यादा सुंदर हैं। क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में इतना हताश हूं कि मैं आपको छेड़ूंगा? शीरीन नाबाक थी। उसने अपने होंठ शुद्ध किए और कहा, आपने मेरा ऊपरी बागा क्यों निकाल दिया था? आपने न केवल गेंदे पर उल्टी की थी, बल्कि आपने खुद पर भी उल्टी की थी। मैं सिर्फ आपको साफ करने में आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। महल मालिक ने सफाई दी। लेकिन आप उसे जादू से भी साफ कर सकते हैं, क्यों? है ना? उसे अभी भी याद है कि उन्होंने उसे झील के किनारे कैसे उसके बाल और कपड़े भी सुखा दिए थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों समझी? महल मालिक ने उसे देखा और पूछा, जब आप पानी में भीग रही थी तो आपको कैसा लग रहा था? बहुत ही ज्यादा बेकार, शीरीन ने ईमानदारी से जवाब दिया।